प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। 23 अगस्त को वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के न्योते पर पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता से विदेश मंत्रालय ने इनकार किया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमन की अपील करेंगे। भारत इस मामले में सभी मुद्दों को बातचीत से सुलझाने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी 21 अगस्त को पोलैंड में होंगे और वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ चर्चा करेंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. The visit will build upon the recent high-level interactions between the two leaders. बैंकों में कमजोर डिपॉजिट को लेकर आज वित्त मंत्री ने बैंकों के साथ चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ज्यादा डिपॉजिट जुटाने के लिए बैंकों को स्पेशल ड्राइव चलाना चाहिए। वित्त मंत्री ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पूरी खबर डिटेल से समझते लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, क्या क्या खास रहा इस बैठक में? जी बिल्कुल, करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। सभी सरकारी बैंकों के सीईओज और एमडी के साथ, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी थे। और जो इस बार का सबसे ज्वलंत मुद्दा था, उसी से चर्चा की शुरुआत हुई। वो ये थी कि बैंकों में जो डिपॉजिट ग्रोथ है, उसमें जो थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, या फिर ये कहें कि जिस तेज़ी से लोग कर्ज ले रहे हैं, उस तेज़ी से बैंकों में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये हुआ कि कर्ज देने की बैंकों की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये क्षमता कम ना हो, इसके लिए बैंक जो है डिपॉजिट यानी लोगों से पैसा जमा करने के लिए खास जोर दें। उसके लिए इनोवेटिव टूल्स का इस्तेमाल करें। और वित्त मंत्री ने इस बैठक में जोर देकर कहा कि डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने की जरूरत है। वो बैंकों को ऐसा करने की नसीहत दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे साइबर फ्रॉड को लेकर के काफी ज्यादा गहन चर्चा हुई और बैंकों में जो टेक्नोलॉजी वाली व्यवस्था है उस पर चर्चा हुई। और फिर ये कहा गया वित्त मंत्री की तरफ से कि समय समय पर जो साइबर फ्रॉड रोकने के लिए मैकेनिज्म है उसको रिव्यू करते रहिए, ताकि कोई खामी हो तुरंत दुरुस्त कर दिया जाए। और आगे चल करके बैंक, रेगुलेटर, सरकार और सिक्योरिटी एजेंसी के बीच में ऐसा तालमेल बनाइए ताकि काफी मजबूत सिस्टम बन सके, ताकि साइबर फ्रॉड ना हो सके। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो कंज्यूमर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आरबीआई ने समय समय पर गाइडलाइन जारी की है कि जो भी दस्तावेज है बैंक लोन क्लोज होने के बाद दस्तावेज वापस कर दिया जाए। जैसे होम लोन लेते हैं तो होम लोन के कागज वापस कर दिए जाएं। तो वित्त मंत्री ने कहा कि इन गाइडलाइन पर सख्ती से पालन करिए। जैसे ही लोन क्लोज हो, उनके दस्तावेज तुरंत कस्टमर को वापस कर दीजिए। ये भी एक बात रही। और दूसरे एक बात की, जो बैड लोन है उसको निपटाने के लिए एनसीएलटी, एनएआरसीएल की सहायता लीजिए। और खास अच्छी बात ये निकल कर आई कि FY24 में बैंकों की हालत काफी सुधरी है। नेट एनपीए घट के 0.76% पर गया है और इससे बाजार से पूंजी जुटाने की जो बैंकों की क्षमता है वो काफी बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में तेजी से एक्शन हो रहा है। आरजी कार अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई आज चौथे दिन संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। सीबीआई को शक है कि पूर्व प्रिंसिपल ने मामले को छिपाने की कोशिश की। कल भी सीबीआई ने करीब 13 घंटे की पूछताछ की थी। इधर इस केस में आरोपी संजय रॉय के दिमाग का आज भी टेस्ट हुआ हो सकता है। एक दिन पहले संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया था। वहीं बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि महिला सुरक्षा में ममता सरकार फेल हो गई है। गवर्नर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इधर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित 70 से ज्यादा डॉक्टरों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर मुकदमा चलाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता सरकार सीबीआई को सपोर्ट नहीं कर रही है और सबूतों को मिटाया जा रहा है। बंगाल में समझ में नहीं आता है कि ममता दीदियों कहने में शर्म महसूस होता है। ममता जी सड़क पर उतरी है। वो
क्यों उतरी है? मुख्यमंत्री वो, स्वास्थ्य मंत्री वो, शासन उनका, गुंडे उनके, अपराधी उनके, बलात्कारी उनके, इसलिए उतरी हैं कि इनके चेहरे कालिक से पुत गए हैं और उस चेहरे के दाग को मिटाने की कोशिश बंगाल में उबाल है इनके खिलाफ। कांग्रेस ने भी इस केस को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ये केस तो निर्भया कांड से भी ज्यादा शर्मनाक है। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को का ट्रायल स्पीडी ट्रायल हो, उनके लिए समयबद्ध ढंग से अदालत बने और उसमें ट्रायल करके फांसी की सजा, क्योंकि इसमें सिर्फ रेप ही नहीं हुआ है, मर्डर भी हुआ है और विभत्स है, निर्भया कांड को सरवाने वाला है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड की सियासत में इस वक्त भयंकर उथल पुथल चल रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत के बाद पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। चंपई सोरेन की पार्टी से नाराजगी और अपमान करने के आरोपों के बीच ये दावा किया जा रहा है कि जेएमएम के 6 विधायक चंपई सोरेन के संपर्क में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 6 विधायकों के साथ चंपई सोरेन के पाला बदलने से विधानसभा में हेमंत सोरेन का गणित गड़बड़ा सकता है। चंपई सोरेन के बागी तेवर पर बीजेपी जहां उनके साथ खड़ी दिख रही है, तो जेएमएम कह रही है कि हेमंत सोरेन सरकार को कोई खतरा नहीं है। उनका दोष यही है कि उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आदिवासी की संख्या गिर रही है, हमारी बेटियों के साथ रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और हमारी बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनके बच्चे मुसलमान बन रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन धृतराष्ट्र की तरह वोट बैंक की राजनीति के तहत चुपचाप सुनते और देखते रहे। सभी विधायकों ने आनन फानन में तुरंत इसका खंडन किया, ऑडियो वीडियो मैसेज के द्वारा, और पूरी मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहने की बात कही। सभी को पता है झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार है और उस परिवार के सभी सदस्य को सम्मान मिलता है और झारखंड की जनता भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखना चाहती है। इसलिए कहीं कोई विधायक का कोई इशू नहीं है, सभी इंटैक्ट है, सभी पार्टी के साथ है। यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। मंत्रालयों में विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था। यूपीएससी ने 45 पोस्ट के लिए विज्ञापन निकाला था। इसके तहत इन पदों पर बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए सीधे भर्ती होगी और आरक्षण के नियमों का फायदा भी नहीं मिलेगा। अब इसे लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लैटरल एंट्री दलित, ओबीसी, आदिवासियों पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के राम राज्य का विकृत रूप संविधान खत्म करना चाहता है और बीजेपी बहुजन से आरक्षण छीनना चाहती है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसका विरोध किया है। उन्होंने लैटरल एंट्री से 45 अधिकारियों की भर्ती को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया है। विपक्षी दल यूपीएससी में लैटरल एंट्री को एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के खिलाफ बता रहे हैं। जो स्वरूप दिया था वो ये स्वरूप नहीं था कि आप 24 लोगों की लैटरल एंट्री करा लें। क्या आपको आईएएस या किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा पर भरोसा नहीं रहा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे भरोसा नहीं रहा? मैं इसके विरुद्ध सख्त रूप से कहना चाहता हूं, ये भारत की प्रशासनिक सेवा से खिलवाड़ है। ये खिलवाड़ है भारत की आरक्षण नीति से और मैं इसका विरोध करता हूं। ये जो लिटरल एंट्री के नाम पर आप कर रहे हैं ना, आप ब्लॉक कर रहे हैं संवैधानिक रवायतों को। एससी, एसटी, ओबीसी किसको चुनेंगे? अपने लोगों को बैकडोर से। ब्यूरोक्रेसी का नजरिया जाके पूछ लीजिए ऑफ कैमरा हटा करके, वो कैसा सोच रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते। हफ्ते के पहले दिन आज शेयर बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। शुक्रवार की जोरदार तेजी के बाद आज बाजार ने सुस्ताने का काम किया। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, किन सेक्टर्स और शेयर्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन रहा? देखिए, आज कुछ अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज सबसे पहला जो नाम शुमार होगा वो होगा हिंडाल्को का। एक अच्छी बाइंग मेटल स्पेस में हिंडाल्को में थी। बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में आज नाम था M&M का। फ्राइडे की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक करीब 1.5 से लेकर 2.5% तक नीचे रहे। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में वोल्टास 5% ऊपर, डिलीवरी 4% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइज 4% ऊपर, डिक्सन टेक करीब 3-3.5% की बढ़त यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में माजगांव डॉक 5% नीचे, कल्याण ज्वेलर्स 4% नीचे, एपीएल अपोलो 4% नीचे और पीबी फिनटेक करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। एफ&ओ में लीड कर रहा था वोल्टास 5% ऊपर, ऑल टाइम हाई हिट किया। नेल्को 3% ऊपर, ग्लेनमार्क फार्मा 4.5% ऊपर और बिरला सॉफ्ट करीब 4% तेजी यहां पर देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में M&M, मैक्स फाइनेंशियल, पीआई इंडस्ट्रीज और जुबिलेंट फूड जहां पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। आज दिन था पीएसयू बैंकिंग बास्केट का, तो उसमें आज पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक सब में 2.5 से लेकर 5.5% तक की खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक अच्छा सेशन, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर कामकाज होता दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। और हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा का कहना है कि इस साल पिछले साल की तुलना में कम रिटर्न मिलने की उम्मीद है। सो ओवरऑल इंडियन मार्केट का व्यू अच्छा है, बिकॉज एक तो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी व्यू अच्छा है, बट ओवरऑल बुलिश है। ओवरऑल मार्केट ठीक है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जानी चाहिए कि जी पहले अगर आप 20% 40 लास्ट ईयर आई थिंक मतलब 1 ईयर के रिटर्न तो शायद 40% टाइप होंगे, कि वो आगे जाके 15% टाइप हो जाए तो बड़ी खुशी होगी। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर CNBC आवाज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले मार्केट गुरुकुल के लिए आ गया है खास इंडिपेंडेंस डे ऑफर, जहां आपको रजिस्ट्रेशन पर मिल रहा है पूरा 30% का डिस्काउंट। जल्दी कीजिए, कहीं ऑफर छूट न जाए। कूपन कोड है freedom30, इसका इस्तेमाल कीजिए और उठाइए इस मौके का फायदा। इस साल बाजार की नजर 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र पर है। इस चुनाव का असर केंद्र की राजनीति पर भी होना पक्का है। इस पर मकवारी ने रिपोर्ट निकाली है। डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। बताएं सुमित। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव एक अहम चुनाव होगा, खास तौर से सेंटर के लिए भी, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सबसे ज़्यादा सीटों का कंट्रीब्यूशन लोकसभा में होता है। तो पहले तो इस चुनाव का जो मुकाबला है वो किस तरह का होगा। महायुति जो कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी अजीत पवार वाले, और महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे एंड एनसीपी शरद पवार। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं जो कि यहाँ पे कंटेस्ट करने वाली हैं, और इन पार्टी से रिलेटेड यहाँ पर आउटकम आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत कुछ फेरबदल होगा इन चीज़ों को लेकर। अभी ऑलरेडी सेंटर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं बजट में भी और अदरवाइज भी स्टेट लेवल पर, तो वो भी बढ़ने की बातचीत है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इश्यूज़ भी हैं क्योंकि उससे बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है पहले ये देखिए, और इसका इम्पैक्ट कैसे कैसे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र लोकसभा सीट के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है, इसलिए पीएम मोदी की जीत के लिए यहाँ पर जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। करीब 48 सीटें आती हैं यहाँ से, और ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है जो ये कंट्रीब्यूट करता है सेंटर में। महायुति के जीतने से केंद्र सरकार की स्थिति में और ज़्यादा सुधार और ज़्यादा स्टेबिलिटी आने की बातचीत जो कि मैक्वेरी कह रहा है। महाराष्ट्र क्यों ज़रूरी है? दरअसल महाराष्ट्र ना केवल सीट्स के लिहाज से बल्कि फाइनेंशियली भी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑब्वियसली मुंबई तो है ही, लेकिन बाकी भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। देश की कुल GDP का करीब 13 से लेकर 14% के आसपास का हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आता है।
देश के औसत 30% से ज़्यादा, यानी जो पर कैपिटा एवरेज है इंडिया का, उससे 30% ज़्यादा अकेला महाराष्ट्र की तरफ से एवरेज है। कुल एक्सपोर्ट का 16% हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र से आता हुआ दिखाई पड़ता है। जो भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है इंडिया में, उसका 19% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आता हुआ दिखाई पड़ता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का करीब 40% AUM अकेला महाराष्ट्र के अंदर है, और उसके अलावा देश में सबसे ज़्यादा FDI भी, उसमें भी महाराष्ट्र का नाम शुमार है। तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन इस स्टेट की है, इसलिए भी मैक्वेरी ने इसके ऊपर एक अलग से रिपोर्ट निकाली है। उनका यह भी कहना है क्योंकि जिस तरह से राज्य का जो अभी फ्रीबीज बांटे गए हैं, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो राज्य का जो वित्तीय घाटा है वो शायद 3% के पार निकलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो कि अभी ऑलरेडी 2.5% है, लेकिन इस फ्रीबीज के चलते शायद 3.5% के पार निकल सकता है। FY25 के लिए राज्य बजट में करीब 2.5% वित्तीय घाटे का एक अनुमान लगाकर चला जा रहा है, और अगर 3% का वित्तीय घाटा जैसी स्थितियां आती हैं तो शायद केपेक्स के अंदर गोइंग फॉरवर्ड कटौती आते हुए दिखाई पड़ सकती है, या हो सकता है फ्री बीज और ज्यादा बांटने का स्कोप ना भी बचे। इसलिए बहुत टाइट रोप है, और उस टाइट रोप के बीच में अगर कुछ भी आता है तो वो सेंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए एक नई रिपोर्ट मैक्वेरी ने निकाली है महाराष्ट्र चुनाव पर, जिसके ऊपर आपको अदरवाइज भी नजर रखनी होगी। और चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और सिरदर्द। कांग्रेस MLA जीशान सिद्दीकी अजीत पवार के साथ नजर आए और वो अजीत पवार की रैली में शामिल हुए। जीशान सिद्दीकी से बात की संवाददाता विवेक गुप्ता ने। हमारे साथ जीशान सिद्दीकी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। इस रैली में आपका आना, क्या मैसेज देंगे आप? हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब आए हैं तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। लोगों में जल्लोष है। महिलाओं को 15,000 से अधिक वांदे पूर्व के महिलाओं को लाभ मिला है लाडली योजना का, इसीलिए उनका स्वागत है। चलिए तो आप इस रैली को पूरे जीशान, इस रैली को पूरा सपोर्ट कर रहे हो? 100% सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन ये तो रैली जो है वो महायुति की है, और आप जीशान, महायुति है, कुछ की बात नहीं है। ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है और स्थानीय आमदार होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन आपको लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सवाल खड़े करेंगे। कांग्रेस के जो अपर लीडर है वो ऑब्जेक्शन करेंगे। कुछ अच्छा काम करते हैं लोग को तो कुछ बोलते ही है। दादा अच्छा काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता दादा के साथ है। यानी कि आप महायुति को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हो? मैं अजीत दादा को सपोर्ट कर रहा हूं, जिन्होंने ये योजना की है और वो हमारे वांदे पूर्व में आए हैं, उनका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान। महायुति और MVA दोनों गठबंधन में पार्टियों के बीच तनाव बना हुआ है। इससे विधानसभा चुनाव में किसको नुकसान होगा, किसको होगा फायदा, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जल्दी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। IT मंत्रालय जल्द ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नए रूल्स जारी कर सकता है। खबर की डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के कानून बन चुका है। इसे बने हुए 1 साल भी हो गया, लेकिन सरकार अभी तक इसके अंदर रूल्स को फ्रेम नहीं कर पाई है। इंडस्ट्री को भी इसको लेकर के काफी अनसर्टेनिटी है कि कब सरकार इसको कानून बनाती है और वो किस तरह के कानून होंगे और कंपनियों को कैसे इसका पालन करना पड़ेगा। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी इसके ऊपर फैसला हो सकता है। IT मंत्रालय जल्दी इसको लेकर के एक ड्राफ्ट जारी कर सकता है। इस ड्राफ्ट के अंदर सबसे पहले तो सोशल मीडिया कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना अकाउंट बनाने से पहले अपने माता पिता की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं वो इन बच्चों के बिहेवियरल और जो एक्टिविटीज है उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगी। इतना ही नहीं, कोई भी कंपनी अगर डाटा इकट्ठा करती है तो पहले उपभोक्ता की रिटर्न में मंजूरी लेनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी को अगर ये डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो भी उपभोक्ता की मंजूरी लेनी पड़ेगी। एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा जो कि डाटा लीक होने की सूचित, अगर किसी भी कंपनी का डाटा लीक होता है तो इसको सूचित करना पड़ेगा, वो उसके ऊपर फैसला लेगा। और खासतौर पे कि अगर उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो डाटा प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल के पास इसको लेकर के जाया जा सकता है। तो सरकार सब इसको रूल्स के तहत इनको बनाने की तैयारी कर रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर इसका ड्राफ्ट जारी होगा, सब इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन होगा और उसके बाद सरकार इनको नोटिफाई करेगी और जो इंडस्ट्री है उसको इसको पालन करने का वक्त भी सरकार देगी। यहां एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज दिल्ली में स्कूल की बच्चियों से राखी बंधवाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके रक्षाबंधन की बधाई भी दी। जम्मू कश्मीर और अटारी बॉर्डर पर बहनों ने जवानों की राखी बांधी। उड़ीसा के पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अद्भुत कलाकृति बनाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राखी का त्योहार मनाया। राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट करके देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महिलाओं के हितों, अधिकार और सम्मान को लेकर कहा कि ये त्योहार हमारी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे संकल्प को मजबूत करने का काम करता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के साथ सोशल मीडिया साइट एक्स पर तस्वीर पोस्ट की और सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया। दिल्ली के संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल की छात्राओं ने राजनाथ सिंह को राखी बांधी। राष्ट्रीय सैनिक संस्थान की उषा राणा ने भी रक्षा मंत्री को उनके आवास पर राखी बांधी। इधर देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी राखी बंधवाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने राखी के अवसर पर अपनी कलाई पर राखियां बंधवाई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने स्कूल के बच्चों से राखी बंधवाई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी महिलाओं से राखी बंधवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने घर पर राखी का त्योहार मनाया। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड निकाली गई। इसमें अयोध्या के राम मंदिर समेत 40 से ज़्यादा झांकियां निकाली गईं। राम मंदिर की भव्य झांकी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। परेड में 50 से ज़्यादा मार्चिंग ग्रुप और 30 से ज़्यादा मार्चिंग बैंड शामिल हुए। कई मशहूर हस्तियां भी परेड में शामिल हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ग्रैंड मार्शल थीं। साथ ही पंकज त्रिपाठी और मनोज तिवारी भी दिखाई दिए। भारतीय लोग परेड में हाथ में तिरंगा लेकर ढोल बजाते और नाचते दिखे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। अपडेट के लिए जुड़े रहिए। CNBC आवाज़ है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।